नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन मार्केट पर, और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, CFO अपनापैसा.com। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में बलवंत साहब। आइए व्यूअर्स को बताते हैं कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। साथ ही अगर SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स 57575 पर भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज मेंशन कीजिएगा, स्पेस देने के बाद प्रश्न, अपना नाम, जहां से पूछ रहे हैं और डिटेल्स इस नंबर पर SMS कर दें। प्रश्नों का हम इंतजार करेंगे। पहला प्रश्न हम बेंगलुरु से शामिल कर रहे हैं। प्रिया सिंह की तरफ से एक क्वेरी है। प्रिया जी ने जानना चाहा है कि वो एक फॉरेन ट्रिप पर जाना चाह रही हैं, और इस तरह से उनकी क्वेरी है कि क्या इसके लिए उनको मार्केट में कोई लोन मिल सकता है। बलवंत साहब, आप इनकी इस क्वेरी को किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे? ये वेकेशंस हैं और आगे चलते हुए ये फैमिली के साथ बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे आपने कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जब आपने चेक किया कुछ हैं, या अदरवाइज इनको पर्सनल लोन के लिए ट्राई करना पड़ेगा? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जनरली मार्केट में ट्रैवल के लिए लोन्स अवेलेबल नहीं है, पर एक बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रोडक्ट है, स्टार हॉलीडे लोन स्कीम है। उसके तहत इनको भले इंडिया में घूमने जाना हो या बाहर जाना हो, लोन मिलता है। 2 लाख रुपए तक कोलेट्रल फ्री है, और उसके ऊपर चाहिए तो आपको कोई ना कोई कोलेट्रल प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जो कोलेट्रल फ्री लोन है उस पर 14.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कोलेट्रल वाले का 13.25 से 13.5 के बीच में। और ये जो रीपेबल है, ये 24 महीने के लिए, 24 महीने में उनको EMI के जरिए पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरा सजेशन रहेगा कि दूसरा ऑप्शन जो पर्सनल लोन का है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें आपको 14% से 24-26% के बीच में मिलेगा, और वो डिपेंड करेगा आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका बैंकिंग रिलेशनशिप कैसा। नॉर्मली जो पर्सनल लोन है वो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट जिसके साथ में, उससे ही थोड़ा ज़्यादा सहूलियत से मिल जाता है। परंतु मेरा एक सुझाव रहेगा कि कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जो फर्म करती है, जैसे अपना पैसा करती है, उनको कांटेक्ट करके या कम से कम उनका सजेशन या राय ले लीजिए कि आपको हॉलीडे के लिए जाना है, उसके लिए लोन लेना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा बलवंत साहब, इसमें जैसे ये वैसे प्रिया जी के अकॉर्डिंगली अफोर्ड कर सकती हैं, इश्यूज वैसे नहीं है, लेकिन ये चेक करना चाह रहे हैं अगर अट्रैक्टिव ऑफर हो, क्योंकि आजकल स्पेस काफी कॉम्पिटिटिव है, कई नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इस वजह से जानना चाह रहे हैं। लेकिन अगर पर्सनल लोन की बात करें, क्या आपको लगता नहीं है वो एक थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन रह सकती है? मतलब उसका जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ट्रैवल करने जा रहे हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। हाँ देखिए, पर्सनल लोन का जो महंगा होने के पीछे बेसिक रीजन है कि ये बिना सिक्योरिटी के लोन देती है, तो उसमें बैंक की रिस्क ज़्यादा है, इसके लिए वो ज़्यादा रेट चार्ज करती है। तो ये कॉल तो प्रिया सिंह को ही लेना है कि उनको वो उधार लेके घी पीना है या नहीं पीना है। मतलब उधार लेके पैसा लोन लेके उनको हॉलीडे पे जाना है या नहीं जाना है। राइट, तो ये आप कॉल ले लें इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन अगली क्वेरी की तरफ मूव करें। बलवंत साहब, ये आप मानते हैं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो इंश्योरेंस जरूर लें, लोन का एक कॉल ले लें जैसे देखना चाहें, लेकिन इंश्योरेंस मस्ट है। हाँ देखिए, ऐसा है कि इंडिया में तो कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि उनका एग्जिस्टिंग जो मेडिक्लेम वगैरह है उसमें वो कवर हो जाता है। पर अगर ये अब्रॉड हॉलीडे के लिए जा रहे हैं तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि वो ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है वो ले ले, जिसमें आपका जो लॉस ऑफ बैगेजेस का है, डिले हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह है, वो सब कवर होता है। तो वो मतलब यहाँ से जाने के पहले ही जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो कवर कर ले, तो कोई भी इवेंचुअलिटी होती है वो उसकी रिस्क कवर हो जाएगी इनको। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़ें। आइए अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये सवाल मुंबई से सुनील जैन साहब का है। इन्होंने जानना चाहा है होम लोन पर इनके अकॉर्डिंगली जो इनकी इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो 65 लाख है। ये लोन जो लेना चाह रहे हैं 50 लाख का, और इनका एनुअल पैकेज उन्होंने मेंशन किया 9 लाख प्लस का है। इसमें बलवंत साहब, आप इनको किस तरह से इसको आगे लेकर मूव करेंगे? क्योंकि इन्होंने जो ईमेल के जरिए भेजा है, अगर हम ये मानकर चलें जिस स्पेसिफिक बेल्ट में ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो अप्रूव्ड है, इनका पिछला रिकॉर्ड जो है वो स्मूथ रहा है, किसी प्रकार की कोई इश्यूज नहीं है, इनकी जो रीपेइंग अगर आप जिस तरह से देखें, जो इनकी एलिजिबिलिटी फॉर्म होगी इनकी आय के आधार पर, आप कैसे देखेंगे? अगर अराउंड अबाउट 10% प्लस का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इनको मिलता है कोई ऑफर 20 ईयर्स तक प्रोडक्ट के लिए, तो ये आप कैसे इनको समझाना चाहेंगे? मतलब ये इनकी एलिजिबिलिटी किस तरह से फॉर्म होगी?
देखिए सौरभ सौरभ जी, ऐसा है कि जो सुनील जी को लोन लेना है या किसी को भी होम लोन लेना है तो एलिजिबिलिटी का दो क्राइटेरिया, एक तो जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसका 80% से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा, 20% आपको खुद फाइनेंस करना पड़ेगा, और उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी की कॉस्ट है और रजिस्ट्रेशन का पैसा है वो खुद देना पड़ेगा। तो आपकी जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, जो डाउन पेमेंट है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो इनकम का क्राइटेरिया, जो नॉर्मली जो लेंडर है वो आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम, उनका 40 से 45% प्रिज्यूम करती है कि आप लोन सर्विस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो आपकी एनुअल इनकम है, नेट इनकम, उनका 4 गुना 4.5 गुना के आसपास लोन मिल सकता है। तो जैसे इनका इनकम 9 लाख रुपए का है तो इनको 36 लाख से 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मतलब जो भले 65 लाख का प्रॉपर्टी का वैल्यू, पर उनका जो रेस्ट्रिक्टिव जो फैक्टर है वो उनका इनकम है, तो उनको लोन ये 36 से 40 के बीच में मिलेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% के आसपास है। स्टेट सबसे कम स्टेट बैंक का है 30 लाख से 70 लाख के बीच में, वो 10.10% का है। राइट अच्छा, अगर ये अब 50 लाख के लोन की बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी अगर ये चाहें इनके, मतलब उस तरह से और बड़े ये जॉइंटली अगर मूव करना चाहें तो जॉइंटली में कौन कौन से बैंक्स रिलेशनशिप्स को काउंट करता है जिसमें इनकी एलिजिबिलिटी है वो लोन लेने के लिए बड़े, अगर ये जॉइंटली उसके लिए आगे मूव करें, उसमें किसके साथ ये सुनील जैन साहब आगे मूव करने का सोच सकते हैं? ये सौरभ जी आपने अच्छा सजेशन दिया, उनकी जो लोन एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और किसी को एज ए जॉइंट को बोरोर ज्वाइन करने का। तो नॉर्मली ऑलमोस्ट सब लेंडर है, आपका स्पाउस है उनको और आपके बच्चों को कंसीडर करते हैं। परंतु कुछ बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी लिमिटेड, वो आपके ब्रदर को भी कंसीडर करते हैं। रिलायंस की जो रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस होम फाइनेंस है, वो भी ब्रदर को एज ए को बोरोर एक्सेप्ट करते हैं। पर सब लेंडर ब्रदर्स को बोरोर नहीं एक्सेप्ट करते, परंतु आपके स्पाउस है और आपके बच्चे हैं उनको कंसीडर करते हैं। जी, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ये डिटेल स्क्रीन पर हैं, बाकी जो आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती हैं। कुछ ऑफर्स भी जो मार्केट में इस समय रनिंग है डिफरेंट बैंक्स की, वो स्क्रीन पर रन हुई हैं, तो आप उन पर एक नज़र भी रख सकते हैं और उसके हिसाब से बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ये इस समय लेटेस्ट ऑफर्स हैं मार्केट में इस स्पेस में। अगला सवाल हम जो शामिल कर रहे हैं औरंगाबाद से, ये अगली क्वेरी की तरफ आइए हम मूव करते हैं। अगला सवाल पूछने के लिए कोटगरी सोमनाथ इस समय लाइन पर, उनसे हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी क्वेरी एग्जैक्टली जो है ये लोन ट्रांसफर सेंट्रिक है और वो उससे आइए हम देखते हैं क्या एग्जैक्टली इनकी क्वेरी है। इन्होंने मेंशन किया इनका इनफैक्ट ये जो रनिंग है होम लोन और इसको अभी मूव करने की सोच रहे हैं, शिफ्ट करने की स्टेट बैंक में। अभी फिलहाल आप प्लीज हमें बताएंगे आपका ये किस बैंक से अभी एज ऑफ नाउ रनिंग है ये होम लोन? सर एक्सिस बैंक से लिया हुआ है और 10.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, कितना समय पहले ये आपने इसको प्रोसेस को? सर नियर अबाउट 4 मंथ हो गया है और मुझे एसबीआई में शिफ्ट करना है, तो कितना समय मिनिमम चाहिए कि वो शिफ्ट कर सकते हैं? 1 साल लगता है या 6 महीने कंप्लीट होना पड़ता है? Okay. और मेरा जो लोन है 20 लाख है और वो 15 ईयर्स का है। ओके, जिस तरह से अभी आपने शुरू किया और ये लंबा टेन्योर रहता है होम लोन का, आपके पास अभी काफ़ी समय है, आप देख रहे हैं कोई आपको अच्छा बेटर ऑप्शन, जैसे आपने मेंशन किया दूसरे लेंडर की तरफ आप मूव करना चाह रहे हैं। क्या आपने अपने जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा लेंडर है उससे बातचीत की है, उससे कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश की कि आप इस तरह से सोच रहे हैं शिफ्ट करने का? क्या आपने ट्राई किया अपने मौजूदा लेंडर से? नहीं सर, अभी मैं डिस्कशन तो किया हूँ 1-2 बैंक से, तो वो बोलते हैं कि 6 महीने मिनिमम करना नहीं। आपने ऐसे जो आपका एग्जिस्टिंग जो मौजूदा लेंडर जहां से आपने अभी लोन लिया है उनसे बात किया आपने कि हम शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश की आपने? सर एक एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी, वो बोलते हैं कि 6 महीने लगता है। बलवंत साहब, आप इनको कैसे बताएंगे ये जिस तरह से टेन्योर काफी लंबा रहता है, इसका प्री पेमेंट के लिए अगर बड़े उस तरह के चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है, फ्लोटिंग में है, लेकिन नए बैंक में अगर प्रोसेसिंग फी या बाकी पहलुओं को देखते हुए और जैसे फर्स्ट स्टेप अगर उसी लेंडर से ही कुछ बात कर देखें, आप कैसे इनको समझाएंगे, कैसे इस प्रक्रिया को इवैल्यूएट करें और फिर आगे कदम बढ़ाएं? देखिए सोमनाथ जी, ऐसा है जैसे आप बता रहे हैं कि आपका वो कोई एग्जीक्यूटिव से बात हुआ कि 6 महीने कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, उसके पहले आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आपको कम से कम 6 महीना तो वेट करना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपका जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि मैं ट्रांसफर करने का सोच रहा हूँ, मेरे को स्टेट बैंक कम रेट में दे रहा है,
तो अगर मानता है, एक्सिस बैंक वाले मानते हैं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि वैसे भी रेट उनकी एकदम मिनिमम है। तो जो आपके एग्जिस्टिंग लेंडर है वो तो शायद तैयार नहीं होंगे ट्रांसफर करने के लिए, पर आपको चूंकि स्टेट बैंक में 9.95 का रेट मिलता है, तो आपको 6 महीना कंप्लीट जो लॉक इन पीरियड है वो आपको स्टेट बैंक को ट्रांसफर कर देना चाहिए। और जो बैलेंस ट्रांसफर है उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती, और ऐसा लग रहा है कि आपका ये फ्लोटिंग जो लोन है, तो फ्लोटिंग पे आपको जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो भी नहीं लगेगी, और स्टेट बैंक है वो मैक्सिमम 3,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। इसके अलावा जो स्टैंपिंग की कॉस्ट है या जो एडवोकेट की फीस वगैरह है, लीगल चार्जेज वगैरह, वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। और जहां तक ट्रांसफर करने के प्रोसेस का है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उसको अप्रोच करिए आप उनको 6 महीना पूरा होने के बाद में ऑफकोर्स, तो उनको बताइए कि वो आपको एक लेटर दे देंगे एड्रेस टू द प्रोस्पेक्टिव लेंडर कि भाई उनके पास में प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, और आपको और आगे की कोई तारीख भी देंगे और अमाउंट मेंशन करेंगे कि उतना पेमेंट करने के बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद में वो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके प्रॉपर्टी के वो नए लेंडर को वो शिफ्ट कर देंगे। ये प्रोसेस रहेगा आपको जब भी ट्रांसफर कर लोन शिफ्ट करना हो तो। जी, तो इस तरह से इन पहलुओं को देखते हुए आप आगे बढ़ें, और फिर ये प्रक्रिया है ये आगे रहा रहेगी, इस तरह से आप इसको लेकर आगे मूव करिए। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज इस पर्सनल फाइनेंस शो में हो रही है लोन मार्केट पर। आपके जहन में भी अगर प्रश्न है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन संबंधित कुछ भी आप पूछना चाहें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कुछ बिजनेस लोन सेंट्रिक क्वेरी हो, तो आप अपने प्रश्न जो है हमें इस तरह से इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं moneyGuru@ZNetwork.com पर, और SMS के जरिए भी आप अपने प्रश्न और सुझाव भेज सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर, और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। अगला सवाल दिल्ली से पवन शर्मा साहब की तरफ से है। पवन जी ने जानना चाहा है, इनको कंस्ट्रक्शन करनी है, इनफैक्ट फर्दर कंस्ट्रक्शन करनी है, और जो ये मेंशन कर रहे हैं जिस प्रॉपर्टी की, वो इन्होंने कहा है इनके गांव में है, इनफैक्ट विलेज में है, और वो विलेज ग्वालियर के पास है, लेकिन अभी ये दिल्ली में है और ये जॉब में है। इन्होंने जानना चाहा ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए, ये जो खुद करना चाह रहे हैं लोन के लिए, कैसे आगे मूव कर सकते हैं। बलवंत साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? एक इन्होंने कहा सेल्फ कंस्ट्रक्शन, और दूसरा इन्होंने कहा कि ये वहाँ पे ग्रामीण इलाके में करना चाहते हैं, तो वैसे ही सेल्फ कंस्ट्रक्शन को लेकर लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, विकल्प कम है, और उस बेल्ट में जहाँ ये करना चाहते हैं, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए सौरभ जी, ऐसा पवन जी को जो उनके नेटिव प्लेस में जो बनवा कर कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो ऐसा है कि मेरा सुझाव रहेगा कि जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी वही बैंक हो जहाँ से आप वहाँ बोरो कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ये कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो उससे आपको ये लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु जहाँ तक ये जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी पर लोन लेने का सवाल है, बहुत कम बैंक्स कंफर्टेबल है। मेरे हिसाब से स्टेट बैंक, HDFC और ICICI लोन देती है। इसके लिए आपको जो आर्किटेक्ट है या जो इंजीनियर है उससे सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा बैंक को कि भाई ये कंस्ट्रक्शन की इतनी कॉस्ट रहेगी, और बैंक पैसा एक भी पैसा रिलीज करने के पहले इंश्योर करेगा कि आप अपना पैसा है वो पूरा पैसा लगा दीजिए, और बैंक भी पैसा जो है वो एक साथ में आपको नहीं देगा। जिस स्टेज पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके बेसिस पे देगा, और जो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के लिए या तो आप खुद फोटो दे सकते हैं या सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और अगर बैंक चाहे तो अपना भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डेप्यूट कर सकती है। राइट बलवंत साहब, अगर इनका इन जो लेंडर्स का मेंशन कर रहे हैं, जो डिटेल्स हमने स्क्रीन पर रन किए हैं, वहां पर किसी में इनका अकाउंट है, और उसी लेंडर की ब्रांच भी, जिस विलेज की बात कर रहे हैं इनके, वहां उसके आसपास कोई ब्रांच भी है, तो मतलब वो ज्यादा बेटर विकल्प रहेगा, मतलब उस तरह से ट्राई कर सकते हैं उस लेंडर के साथ आपके अकॉर्डिंगली? नहीं, वो मैं जैसे पहले ही बताया कि जो दोनों जगह सेम बैंक होनी चाहिए, तो वो बैंक को भी ज्यादा कंफर्ट आता है, क्योंकि बैंक कि अगर ब्रांच उस एरिया में नहीं है तो लॉजिस्टिकली बैंक को इनकन्वीनियंट रहेगा, कोई भी फॉलोअप वगैरह करना है, कोई वेरिफिकेशन वगैरह भी करवाना है तो। अच्छा, इसमें बलवंत साहब इन्होंने इनका प्रश्न ये भी देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है इनके मदर के नाम पर है, यानी उनका भी साथ में ज्वाइंटली आगे उनको साथ में मूव करना पड़ेगा। ये अकेले जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, इनकी मदर को साथ में को बोरर बनना पड़ेगा उसमें।
नहीं, तो वो जैसे जो प्लॉट जिसके नाम से है या प्रॉपर्टी जिसके नाम से, उसको तो को बोरोर बनना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि प्रॉपर्टी लगता है इनके नाम से नहीं है, प्रॉपर्टी इनके मदर के नाम से और लोन ये ले रहे हैं, तो इनकम टैक्स का बेनिफिट और लोन सर्विस भी यही करेंगे, तो जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है न तो इनको मिलेगा न इनकी मदर को मिलेगा। राइट अच्छा, और अगर इनका ये जिस तरह से सैंक्शन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, इसका जनरली सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन्स का टेन्योर राउंड अबाउट कितना रहता है, टेन्योर जो पीरियड है जहां तक? मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं रहता है, तो जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन हो गया या आप परचेज करो, वो मैक्सिमम 20 साल तक का लोन मिलता है। राइट आइए अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल अंकुर आनंद साहब की तरफ से है। ये प्रश्न भी दिल्ली से है। इन्होंने सिविल सेंट्रिक इनकी ये क्वेरी है। सिविल रिकॉर्ड खराब होने की वजह से इनको लोन मिलने में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। इसमें किस तरह से जाना चाह रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं आप इनको कैसे बताएंगे? ये स्टेप बाय स्टेप एक थोड़ा ये लंबा प्रोसेस रहता है। अगर इनके किसी भी लेंडर के साथ कभी पहले कुछ इश्यूज रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट तो करेगा, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट के लिए ये किस तरह से, मतलब किसी सिक्योर्ड प्रोडक्ट के अगेंस्ट या जो पूरी प्रक्रिया है, इसको आप कैसे स्टेप बाय स्टेप इनको बताएंगे, ये कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, अंकुर जी का अगर सिबिल स्कोर खराब है या सिबिल में कोई भी एडवर्स रिमार्क वगैरह है और उनको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि उनको प्रॉपर्टी भी उनकी वाइफ के नाम से ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर भले वो एप्लीकेशन वाइफ के नाम से करते हैं और अगर प्रॉपर्टी में ये अगर जॉइंट ओनर है तो उनको भी एज ए को बोरोर ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इनकी जो सिबिल में एडवर्स रिमार्क्स है या स्कोर अच्छा नहीं है, तो वो जो एप्लीकेशन है वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। और जहाँ तक आप सुझाव की पूछ रहे हैं कि सिबिल का स्कोर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि कोई भी आप बैंक एफडी के सामने क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या कोई सिक्योर्ड लोन ले लीजिए, जैसे आपकी यूनिट्स हैं या जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका अच्छा वैल्यू वगैरह आ गया है, शेयर्स वगैरह है, और उस लोन को आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली सर्विस कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो अच्छा बिहेवियर का जो रिकॉर्ड है वो आगे आ जाएगा और जो पुरानी जो रिमार्क्स है, एडवर्स रिमार्क्स वगैरह है, वो पीछे चले जाएंगे। परंतु एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये 1-2 साल में नहीं होगा, ये बहुत लंबी प्रोसेस है। तो उसके लिए इनको धैर्य रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। बलवंत साहब, ये प्रक्रिया के कुछ पॉइंटर्स भी स्क्रीन पर सिविल में कैसे अपना रिकॉर्ड इंप्रूव कर सकते हैं, रन हो रहे हैं। और इन्होंने, जैसे आपने मेंशन किया, वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी के लिए जिस तरह से लोन है वो लेना चाह रहे हैं, इन्होंने मेंशन किया कि उनका पैकेज कितना है, वो तो ही एक पहलू, जिस तरह से उनकी रीपेइंग किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कॉस्ट कितनी है, उसके अंदर और तमाम फैक्टर्स देखे जाएंगे। उनमें अगर आप फिर भी अगर आगे बढ़ना चाहें होम लोन के लिए वाइफ के नेम पर, तो अभी मौजूदा जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है उसमें आप इनको कैसे समझाएंगे? जो भी पॉलिसी भी पिछले दिनों आई जिसमें रेपो रेट में कुछ कटौती हुई है 25 बेसिस पॉइंट्स की, लेकिन आगे चलते हुए उसमें गुंजाइश ज़्यादा, मतलब लिमिटेड है, जैसे सेंट्रल बैंक ने कहा। ये आप इनको कैसे बताएंगे, अभी कैसे कॉल ली जाए यहाँ से, जब ये आगे प्लानिंग कर रहे हैं इसकी पूरी होम लोन को लेकर? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि अभी अगले महीने 2 महीने में लैंडिंग रेट का क्या होगा, तो जनरल परसेप्शन है कि मार्केट में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो बैंक से वो इमीडिएटली रेट कम नहीं कर पाएगी। परंतु अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अगले 2-3 साल की बात कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो इनवेरिएबली नीचे की तरफ ही जाने वाले हैं। तो ऐसे माहौल में मेरा सजेशन रहेगा कि होम लोन ही नहीं, कोई भी लोन लेना है आपको तो फ्लोटिंग रेट पे ही लेना चाहिए, जिससे जब भी इंटरेस्ट बैंक लेंडर जो बेस रेट कम करता है तो आपकी जो लेंडिंग रेट है वो भी आपको कम हो जाएगी, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट के कम होने का फायदा भी मिल जाएगा। राइट तो इस तरह से आप इसको लेकर बढ़ सकते हैं। ये कुछ पॉइंटर्स रहे हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली सिविल सेंट्रिक जो आपने जानना चाहा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, और होम लोन सेंट्रिक भी ये स्क्रीन पर रन हो रहे हैं जो विकल्प रहेंगे और प्रक्रिया पूरी। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करना चाहेंगे। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रश्न कई और थे लेकिन समय सीमित है, तो यहीं पर वाइंड अप करेंगे। धन्यवाद आपका, और दर्शकों का भी शुक्रिया। आज बस इतना ही। आज हमने जिस तरह से जायजा लिया लोन मार्केट का, कल हाजिर होंगे तो बातचीत करेंगे इंश्योरेंस बाजार पर। कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।